अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस ETC सीरीज। आज हम बेटा 12th क्लास का एक चैप्टर लेने वाले हैं जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट का चैप्टर है बेटा। इस चैप्टर के जो टोटल मार्क्स है बोर्ड एग्जाम्स में वो है 7 मार्क्स का है ये बेटा। और इस चैप्टर को जब पढ़ा जाता है, जब बोर्ड के लिए रिवाइज करते हैं बेटा, ये बहुत ही इजी है। इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो मैं आपको गाइड करूंगा थ्रू आउट के कैसे क्वेश्चन पूछेंगे और क्या आंसर आपको लिखना पड़ेगा। सो इस क्वेश्चन के टोटल 7 मार्क्स है। उसमें क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, आपके जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे इन 7 मार्क्स में। तो 7 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एग्जाम में कैसे हो सकता है, मोर पॉसिबली कैसे हो सकता है 7 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इट वुड बी समवट लाइक दिस। इसमें ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है कि 5 मार्क्स वाला सवाल यूजुअली बेटा नहीं आता है। इसमें 5 मार्क्स वाला सवाल नहीं आता, तो लॉन्ग आंसर पैटर्न का सवाल तो नहीं आएगा, बट वी में हैव एक 3 मार्क्स का सवाल आएगा। 3+2+1+1, ये वाला मोस्ट लाइकली कॉम्बिनेशन जो है वो ये वाला कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपको 3 मार्क्स का एक सवाल आएगा, 2 मार्क्स का एक आएगा और 1 and 1 मार्क्स का सवाल आपको पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में भी 3+3+1, ये भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिनमें आपको इस चैप्टर के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, तो वो क्वेश्चन रखिए आप याद। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या होते हैं, एंड राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ किसका 3D सीरीज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D सीरीज को लिखना है आपको। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स किनको कहते हैं बेटा। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम किनको कहते हैं बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स किनको कहा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिन एलिमेंट्स में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर होगा। जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस, उसको एस ब्लॉक बोलेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर होगा तो पी ब्लॉक होगा। सिमिलरली अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा डी सबशेल में, ऐसे एलिमेंट को हम बोलेंगे बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट, उसको हम बोलेंगे। अब हमारे पास जो एलिमेंट है वो डी ब्लॉक नहीं पूछा, हमें पूछा है ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट हम उस डी ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं जिसकी n-1d में n-1d, जिसका n-1d जो होगा, n-1d जो होगा वो क्या होना चाहिए बेटा, वो पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, पार्टली इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। उसमें जो इलेक्ट्रॉन होने चाहे वो होने चाहे 1 से लेके 9 तक। अगर ऐसा कोई डी ब्लॉक एलिमेंट होगा जिसकी वैलेंस, जिसकी n-1d में 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो ग्राउंड स्टेट में या तो किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट को हम नाम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे बेटा ऐसे, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, दीज आर दोज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दोज डी ब्लॉक एलिमेंट्स which have incompletely filled, which have incompletely filled, which have incompletely filled, which have incompletely filled n-1d, n-1d subshell, जिनमें क्या होगा incompletely filled n-1d subshell, either in ground state, either in their ground state, या तो उनके ग्राउंड स्टेट में, और क्या होना चाहिए either in their ground state और in most common oxidation state, or in most common oxidation state, most common oxidation state। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या नाम बोलते हैं बेटा, दीज आर कॉल्ड डी, इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो बोलते हैं, बट साथ ही साथ ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं दीज आर आल्सो कंसीडर्ड एज व्हिच एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलेंगे सर, डी ब्लॉक एलिमेंट ही होना चाहिए, लेकिन उसका जो n-1d होना चाहिए दैट शुड बी इनकम्प्लीटली फिल्ड। इसका मतलब ये हुआ उसका जो n-1d होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए वो 1 से लेके 9 तक होने चाहिए। ऐसे एलिमेंट्स को हम नाम बोलेंगे बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या ट्रांजिशन एलिमेंट में कौन एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे बेटा स्कैंडियम, स्कैंडियम लिखेंगे आप। स्कैंडियम के बाद आप लिखेंगे बेटा क्रोमियम भी लिख सकते हैं, आयरन भी लिख सकते हैं, टंगस्टन लिख सकते हैं, मोलिब्डेनम लिख सकते हैं बेटा, एटसेट्रा। ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात, आपका जो पीरियोडिक टेबल होता है बेटा, पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप एलिमेंट्स का होता है, उसको हम ग्रुप 12 बोलते हैं, ग्रुप 12 एलिमेंट्स। ग्रुप 12 एलिमेंट्स में कौन एलिमेंट्स आते हैं बेटा, उसमें 3 एलिमेंट्स आते हैं। कौन कौन एलिमेंट है याद रखना, एक तो आता है बेटा जिंक, दूसरा आता है उसमें कैडमियम, और तीसरा आता है बेटा इसमें मरकरी। ये 3 एलिमेंट्स है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। अगर मैं इनका कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा, जिंक का जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा बेटा, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2, 3d10 4s2। लाइकवाइज इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 4d10 5s2,
4d10 5s2। इस मरकरी का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट्स 5d10, उसके बाद आएगा बेटा 6s2। अब देखिए जिंक, कैडमियम और मरकरी ग्रुप 12 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इन एलिमेंट्स के जो n-1d है, n-1d है, ये वाले 3d, इसका 4d और इसका 5d, इनमें 10-10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाले एलिमेंट्स जो होंगे इनके ग्राउंड स्टेट में जो d सब शेल है n-1d वो कंप्लीटली फिल्ड है। तो इससे ये वाले एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोल सकते। ये तो होगा इनके कौन से वाले स्टेट में बेटा, अगर इनका हम ग्राउंड स्टेट लेंगे। अगर हम इन्हीं का लेंगे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका लेंगे हम बेटा मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगा इनका, इनका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। तो Zn+2 लेंगे हम, कैडमियम +2 लेंगे और हम लेंगे बेटा मरकरी Hg+2। ये तीन एलिमेंट्स में लूंगा, ये हमने तीन इनको लिया मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। इनके जो ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, अगर मैं इस जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा वो s में से निकालना है, यहाँ कैडमियम में 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 5s में से निकालोगे, मरकरी में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 6s में से निकालोगे। तो यहाँ से 2-2 इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे, बचेगा क्या बेटा, बचेगा यहाँ पे 3d10 और बचेगा बेटा 4s0, 3d10 4s0 बचेगा। यहाँ पे आएगा बेटा 3d10 4s0 आएगा, यहाँ पे आएगा बेटा 4d10 और आएगा बेटा 5s0। लाइकवाइज यहाँ पे आएगा 5d10 और आएगा बेटा 6s0। अब देखो इनका जो ग्राउंड स्टेट है और इनका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इन दोनों स्टेट्स में अब देखिए इनका जो डी सबशेल है, इनका जो डी सबशेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। इसलिए ये जो जिंक, कैडमियम और मरकरी होते हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोल सकते हैं। तो क्या याद रखेंगे बेटा, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी ग्रुप 12 वाले एलिमेंट्स जो होते हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो होते हैं लेकिन ये ट्रांजिशन नहीं होते हैं, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते ही नहीं है, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में आंसर। कैसे लिखेंगे बेटा आंसर आप, those d block elements which have incompletely filled n-1d subshell either in their ground state or in most common oxidation states are called transition elements। examples are this, last में लिखेंगे however group 12 of the periodic table which contains 3 elements zinc, cadmium and mercury, they are not considered as transition elements because they have always completely filled d subshells both in their ground states and in their most common oxidation states। ये तो हो गया बेटा पहला वाला क्वेश्चन जिसमें हमें लिखा था ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है। अब हमें क्या लिखना है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ 3D सीरीज। अब 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे, नजर रखिए बेटा। क्या हमारा जो 3D सीरीज होगा बेटा, 3D सीरीज जो एलिमेंट्स का है, जो डी ब्लॉक है बेटा उसमें 3D 4D 5D एंड 6D सीरीज है। 3D सीरीज स्टार्ट होता है बेटा स्कैंडियम से, स्कैंडियम का एटॉम नंबर होता है 21 और ये जाता है कहां तक, जिंक तक। जिंक का जो एटॉम नंबर होता है वो होता है बेटा 30 के बराबर। तो 21 से स्टार्ट होगा और 30 तक जाएगा। ये हमारा कौन सा सीरीज है बेटा, दिस इज 3D सीरीज। अब इस 3D सीरीज में जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स जो है वो 21 से लेके 30 तक है एंड देयर आर टोटल ऑफ 10 एलिमेंट्स। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे, याद रखेंगे बेटा, मैं ऐसे लिखूंगा बेटा इनका कॉन्फ़िगरेशन। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहे तो कोई और पैटर्न भी, लेकिन लिखना ही है बेटा। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, आई विल राइट स्कैंडियम, उसके बाद दूसरा एलिमेंट लूंगा टाइटेनियम, वेनेडियम, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद लेंगे मैग्नीज, आयरन, उसके बाद लेंगे बेटा कोबाल्ट, उसके बाद लेंगे निकल, उसके बाद लेंगे बेटा कॉपर और लास्ट में लेंगे हम जिंक। इन एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर्स है, इसका 21 है, इसका 22 है, इसका 23 है एटॉमिक नंबर, यहाँ पे बेटा 24, यहाँ पे बेटा 25, यहाँ पे लेंगे आप बेटा 26, यहाँ पे लेंगे 27, यहाँ पे लेंगे आप बेटा 28, 29 एंड 30। ये है इनके एटॉमिक नंबर्स। सर कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे। अगर आप देखेंगे बेटा 18 जो होता है, 18 जो होता है जिसका एटॉम नंबर 18 होता है वो एर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आप यहाँ पे एर्गन लिखेंगे, पहले एर्गन लिखेंगे आप, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एर्गन में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब एर्गन के बाद क्या आता है, उसके बाद 3D आता है और उसके बाद 4s आता है। आप हर एक में यही करोगे बेटा, एर्गन लिखेंगे आप ऐसे एर्गन और उसके बाद लिखेंगे बेटा 3D 4s। बिल्कुल यही आपको कॉपी करना है हर एक में, एर्गन लिख दिया उसके बाद 3D 4s। जहां पे एक्सेप्शन है वहां पे मैं बता दूंगा बेटा, एर्गन लिख दिया 3D 4s लिख दिया, 3D 4s लिख दिया, एर्गन 3D 4s, एर्गन 3D और 4s। यहां पे भी लिखेंगे बेटा एर्गन और लिखेंगे बेटा 3D 4s। बस जस्ट एक बचा है बेटा, अभी एक दो बचे हैं तो बस हो जाएगा 3D 4s। तो यहाँ पे भी लिखेंगे बेटा एर्गन और उसके बाद आएगा बेटा 3D और आएगा बेटा 4s। तो यहाँ पे एर्गन, उसके बाद आएगा बेटा 3D और आएगा 4s। तो यहाँ पे भी बेटा एर्गन और 3D
एंड 4s। तो यहां तक आप ऐसे लिखेंगे इनका कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने भरेंगे आप इलेक्ट्रॉन को ख्याल रखना बेटा। एर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 18। अगर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप क्या करेंगे बेटा, यहां तक तो 18 आ गए, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 21 है। 21 में से हमने 18 एर्गन को दे दिए, बचे कितने बेटा 3 इलेक्ट्रॉन। 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहां दे दो 4s2 को और 1 इलेक्ट्रॉन यहां दे दो, बन गया स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन। अब उसके बाद क्या करोगे बेटा, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन दोबारा यहां दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन दोबारा यहां दोगे, 3 इलेक्ट्रॉन आप यहां पे देंगे। देखो बेटा क्या है, अगर इसमें काउंट करिए, आप इसमें काउंट करिए, एर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन, 18 और ये 3 और 2 हो गए 5, वो हो गए 23। अब यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए सर, ये वाला जो एलिमेंट होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, जो क्रोमियम आपने लिखा है सर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन आप याद रखेंगे। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आना चाहिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए और यहाँ पे 4 आना चाहिए। ये 2 आना चाहिए था, ये 4 आना चाहिए था, लेकिन ये इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, ये इसका एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है। इसका एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन ये है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जाता है, इस 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन उठ के 3d में चला जाता है, उसकी वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा वो बनेगा 4s1 और बनेगा 3d5, और ये है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद नॉर्मल वही करना जो आप कर रहे थे सर, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ पे 5 आएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 25, यहाँ पे हो गए 18, 18 और 2 कितने हो गए 20, 20 और 5 कितने हो गए 25। सर यहाँ पे क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन। सर यहाँ तक तो बात क्लियर है, ये तो समझ में आ रहा है, बस एक जगह एक्सेप्शन है, क्यों है वो मैं अभी बता दूंगा बेटा। अब यहाँ पे क्या करना है सर, देखो यहाँ पे क्या कर सकते थे आप, सर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देंगे और यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन देंगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। लाइकवाइज जैसे मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें जाएगा, यहाँ भी 4s में से एक इलेक्ट्रॉन उठ के 3d में चला जाएगा, तो उसकी वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, ये बनेगा 4s1 और ये बनेगा 3d10, और लास्ट वाला एलिमेंट जो है उसका वही नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप 2 and 10। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स है जिनका जो कॉन्फ़िगरेशन है बेटा वो एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है 3d सीरीज में, वो 2 एलिमेंट्स है। कौन कौन एलिमेंट है बेटा, वो है एक तो क्रोमियम है, एक तो कौन सा बेटा इनका है एबनॉर्मल, या तो उसको बोलते हैं एनोमलस, एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या तो एक्सेप्शनल भी बोलेंगे। एबनॉर्मल पढ़ेंगे बेटा, एनोमलस पढ़ेंगे, या तो इसको पढ़ेंगे बेटा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये दो एलिमेंट्स है जिनका यही फंडा है, ये वाला एलिमेंट का भी वही है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर ऐसा क्यों है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों एक्सेप्शनल है, अगर आपको उसका रीजन पूछा जाएगा तो रीजन याद रखना, जो अगर ये 3d4 होता तो ये कम स्टेबल होता, और 3d5 जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। सर डी में 5 इलेक्ट्रॉन अगर रखेंगे वो ज्यादा स्टेबल है देन अगर डी में 4 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। डी इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट बनाता है, सिमेट्री की वजह से इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। लाइकवाइज इस डी में अगर 9 इलेक्ट्रॉन रखेंगे उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, बट अगर इस डी में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे इट्स मोर स्टेबल, इट इज मोर सिमेट्रिकल। तो इसलिए क्या करेंगे आप बेटा, द एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, मैं यहाँ पे रीजन लिखूंगा बेटा, रीजन क्या आएगा इसका बेटा, रीजन क्या आएगा बेटा, द एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, the exceptional configurations of, किन के configurations बेटा, configurations of बताओ बेटा किसका, of chromium and copper, Cr and Cu, और due to किसकी वजह से, और due to more stable D5 3d5 and 3d10 electronic configurations, 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये इसका आप रीजन लिख लेना यहाँ पे, और इसके रीजंस क्या है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ये जो ज्यादा स्टेबल है इसके रीजंस क्या होते हैं, इसके दो रीजंस होते हैं। एक रीजन होता है बेटा मोर स्टेबल क्यों होता है बेटा, विच इज ड्यू टू किसकी वजह से होगा, ड्यू टू क्या रीजन होते हैं, अगर रीजन पूछा जाएगा तो लिख लेना। नंबर 1 लिखना सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितनी सिमेट्री ज्यादा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लेना बेटा एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है बेटा। तो ये 2 पॉइंट्स आप लिख लेना। सर एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, मैं उस डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूं कि आपको एक्सचेंज एनर्जी यहाँ पे समझाऊं। एक्सचेंज एनर्जी एक टाइप ऑफ एनर्जी होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में
ये अपनी पोजीशन उसको बदलते हैं, तो वहां पे एनर्जी एक इन्वॉल्व होती है, दैट्स कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। जितनी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी उतनी कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो D5 जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है देन D4, और D10 भी ज्यादा स्टेबल होता है देन D4। अगर आपको और एक बात पूछा जाएगा इसमें बेटा, वो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा कि बताओ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मान लो एक MCQ आ गया कि इसका आंसर बताओ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसका बेटा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। सर डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्या आएगा। तो आप याद रखना जो टेक्स्ट पे लिखा है वो याद रखना बेटा, टेक्स्ट पे जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वो याद रखना बेटा, n-1 n-1d n-1d 1 to 10, और उसके बाद लिख लेना बेटा ns0 to 2 ns0 to 2। तो ये चीजें आप याद रखना बेटा, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है बेटा, ये याद रखना आप, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है बेटा। तो ये चीज आप क्लियर होगी। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। देखिए बेटा हमारा दूसरा सवाल क्या लिखा है, दूसरा सवाल लिखा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हमें क्या करना है बेटा, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। किस पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं बेटा, ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। कौन कौन से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो दिखाते हैं, एक तो दिखाते हैं पैरामैग्नेटिज्म और दूसरा दिखाते हैं डायमैग्नेटिज्म। तो आप ऐसे याद रखो बेटा, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, जिन ट्रांजिशन मेटल्स में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन ट्रांजिशन मेटल्स में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन सारी स्पीशीज को हम नाम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। पैरामैग्नेटिक स्पीशी एक्चुअल में होता क्या है, वो एक ऐसी स्पीशी होती है जो मैग्नेट की ओर वीकली अट्रैक्ट होता है। जिस स्पीशी को मैग्नेट अपनी ओर वीकली अट्रैक्ट करेगा, दैट स्पीशीज कॉल्ड है पैरामैग्नेटिक स्पीशी या पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, और उस स्पीशी में डेफिनेटली प्रेजेंट होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस स्पीशी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही स्पीशी दिखाएगा पैरामैग्नेटिज्म। अब इसका डेफिनेशन पढ़िए, अब क्या लिखा है, द सबस्टेंसेस which are weakly attracted by magnetic field, जिनको कौन weakly attract करेगा बेटा, magnetic field attract करेगा, are called paramagnetic substances, and this character arises किसकी वजह से, due to presence of one or more unpaired electrons। अगर इसमें one or more unpaired electrons होंगे तब इसमें पैरामैग्नेटिज्म आएगा, इसको मैग्नेट अपनी ओर वीकली अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना क्या होना है बेटा, जरूरी है। अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, तो तब मैं क्या करूंगा, मैं उस सबस्टेंस को एक मैग्नेट की तरह ट्रीट करूंगा, जिसका मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करेगा, जो खुद मैग्नेट होगा। तो अगर वो मैग्नेटिक सबस्टेंस होगा तो उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर कितना होगा, वो मैग्नेटिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक क्वांटिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, जिस क्वांटिटी को हम नाम कहते हैं बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट। वो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं, म्यू से दिखाते हैं, और हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से, रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू बी एम, रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू बी एम। इस फॉर्मूला को हम नाम कहते हैं बेटा स्पिन ऑनली फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला होता है इसको हम नाम कहते हैं स्पिन ऑनली फॉर्मूला, इसको नाम कहा जाता है बेटा स्पिन ऑनली फॉर्मूला, इसको हम नाम कहते हैं स्पिन ऑनली फॉर्मूला। वो किसके बराबर होगा, म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू बी एम। और इसमें जो ये n लिखा है बेटा, n जो लिखा है, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n का मतलब क्या बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और n आप याद रखेंगे बेटा, n की वैल्यू क्या होगी, अगर n का वैल्यू, अगर जीरो होगा, मान लो n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो म्यू का वैल्यू कितना होगा, म्यू का वैल्यू होगा बेटा जीरो। और इसका जो यूनिट है बीएम, बीएम का मतलब होता है बेटा बोहर मैग्नेटॉन, ये होता है बोहर मैग्नेटॉन, ये मैग्नेटिक मूवमेंट का यूनिट होता है। तो अगर क्या होगा बेटा, इफ n इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू जीरो, तब जो सबस्टेंस होता है उसको हम डायमैग्नेटिक कहते हैं, उसको हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। और अगर n का वैल्यू जीरो नहीं होगा, लेट्स अज्यूम n वैल्यू इज इक्वल टू 1, तब हम लिखते हैं म्यू इज इक्वल, अगर आप इस n का वैल्यू 1 रखोगे, आप लिखोगे 1 इंटू 1 प्लस 2, तो इसका आंसर आएगा रूट 3 bm, रूट 3 bm आएगा इसका आंसर। अगर रूट 3 bm आएगा तो कब आएगा रूट 3 bm, व्हेन n इज इक्वल टू 1। इफ n इज इक्वल टू 2, अगर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, म्यू आएगा बराबर रूट ऑफ 8 bm के बराबर। लाइकवाइज अगर n 3 के बराबर होगा, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, तो म्यू जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, रूट ऑफ 15 bm आएगा, रूट ऑफ 15 bm। इफ n इज इक्वल टू 4, अगर n 4 होगा तो म्यू किसके बराबर आएगा, रूट ऑफ 24 bm आएगा उस टाइम पे म्यू। अब ये वाले जो स्पीशीज होंगे, क्या इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, सर आपने तो पहले ही बोला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। तो ऐसे वाले स्पीशीज जो होंगे इनका नेचर होगा पैरामैग्नेटिक,
इनका पैरामैग्नेटिक होगा। तो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस वो होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और उस पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस का अपना एक मैग्नेटिक मूवमेंट होता है जो हम निकालते हैं किस वाले फॉर्मूला से, स्पिन ऑनली फॉर्मूला। तो आप क्या लिखेंगे, the paramagnetic character is expressed in terms of magnetic moment which is calculated by using spin only formula। आप ये फॉर्मूला लिखेंगे, ये n के वैल्यूज आप डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। इन केस अगर आप एग्जाम्पल भी लिखना चाहेंगे तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप। देखो बेटा एग्जाम्पल में क्या लूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एलिमेंट लूंगा बेटा स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 21, और 21 का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा सर, वो तो बनेगा 3d1 और आएगा बेटा 4s2, 3d1 4s2। अब बताओ इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, और एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। सर इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल। 5 में से एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। अगर एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्या वो पीयर्ड हो गया, अनपीयर्ड? सर वो तो अनपीयर्ड होगा। तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जो होगा इट इज अनपीयर्ड, लेकिन इस एस में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे ये होंगे पीयर्ड। तो इसमें जो अनपीयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 के बराबर होगा। क्या ऐसा स्पीशी पैरामैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक? सर ये तो पैरामैग्नेटिक होगा, तो ऐसा स्पीशी पैरामैग्नेटिक कहलाया जाएगा। सर इसका जो म्यू आएगा, म्यू इज इक्वल टू √3bm। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो आएगा √3bm के बराबर। लाइकवाइज आप दूसरा कोई स्पीशी ले सकते हैं, यू कैन ट्राई अदर स्पीशीज एज वेल। सर मैं क्रोमियम लूंगा, क्रोमियम Cr। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा बेटा 3d5 और आएगा बेटा 4s1, 3d5 4s1। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सर डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 के 5 अनपेयर्ड होंगे, और एस में एक इलेक्ट्रॉन है वो भी अनपेयर्ड होगा। डी के 5 ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन, एस के एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, तो सारे अनपेयर्ड होंगे। टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। तो एन का वैल्यू जो होगा वो होगा 6। सर ये पैरामैग्नेटिक होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा, और इसका जो म्यू वैल्यू होगा, म्यू वैल्यू इज इक्वल टू √35bm। आप सॉल्व करके देख लेना, इतना वैल्यू इसका बेटा आएगा √35bm। सर क्या इतनी स्पीशीज है या हम कुछ और भी ले सकते हैं? हम और भी स्पीशीज ट्राई कर सकते हैं। हम ले सकते हैं बेटा फॉर एग्जांपल आयरन लिया हमने Fe और उसको लिख दिया +2। आयरन +2, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, लेकिन ये आयरन +2 है, +2 मींस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो हम लिखेंगे 24। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा बेटा, 3d6 और बनेगा बेटा 4s0। 3d6 4s0 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? सर डी में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर डी में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, डी में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल है लेकिन इलेक्ट्रॉन 6 है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैं ऐसे रखूंगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब एस में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है। ऐसा स्पीशीज जो होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, और इसका जो म्यू वैल्यू आएगा, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4, वहां से देख लो बेटा √24bm आएगा इसका मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है बेटा, तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो ये हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट अगर सबस्टेंस पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, या कभी कभार सबस्टेंस डायमैग्नेटिक भी होगा। डायमैग्नेटिक के लिए भी मैं कंडीशन समझाऊंगा, उसके लिए क्या कंडीशन है बेटा, बात समझ में आई। अब जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स में जब आप जाएंगे बेटा, व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे ट्रांजिशन सीरीज में, जैसे आप 3D से 3D सीरीज में जाएंगे, लेट्स अज्यूम कि आपने सीरीज ले लिया बेटा 3D सीरीज। 3D सीरीज का क्या होगा, 3D सीरीज कहां से कहां जाएंगे बेटा, पहला पहला जो एलिमेंट है आपका 3D सीरीज का, वो कौन सा एलिमेंट है बेटा, स्कैंडियम है। तो आप स्कैंडियम से जाएंगे कहां तक पहुंचेंगे, क्रोमियम तक पहुंचेंगे। क्रोमियम के बाद कहां जाएंगे बेटा, हम जाएंगे जिंक पे। देखो बेटा इनमें क्या डिफरेंसेस है, जो स्कैंडियम है उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, क्रोमियम में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 6 है, और जिंक में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 0 है। तो बताओ बेटा इसका क्या होगा, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, ज्यादा, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उतना मैग्नेटिक मूवमेंट भी ज्यादा होगा, उतना मैग्नेटिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही कम है तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक मूवमेंट भी कम होगा और मैग्नेटिक कैरेक्टर भी कम होगा। तो इन 3 एलिमेंट्स में से आप देखिए, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे 3D सीरीज में, पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है, वो धीरे धीरे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से यहां तक क्या हो रहा है बेटा, एन वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन यहां से यहां तक क्या हो रहा है, एन वैल्यू कम हो रहा है। तो अक्रॉस 3D सीरीज, जब आप 3D सीरीज में जाएंगे तो मैग्नेटिक कैरेक्टर का क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक कैरेक्टर जो होगा इनिशियली इंक्रीज, मैग्नेटिक कैरेक्टर या मैग्नेटिक नेचर जो होगा वो इनिशियली इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इंक्रीज नियर द मिडिल ऑफ सीरीज, नियर टू द मिडिल ऑफ सीरीज। एक सीरीज में जब आप बीच में जाएंगे, लेफ्ट से बीच में, तो उसका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। जैसे आप स्कैंडियम से आगे जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, मैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एंड देन डिक्रीज टुवर्ड्स द एंड ऑफ सीरीज, एंड देन डिक्रीज टुवर्ड्स द एंड ऑफ सीरीज, एंड देन डिक्रीज
towards end of each series, towards end of each series, end of each series, हर एक सीरीज में जब आप जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो मैग्नेटिक कैरेक्टर का वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर आपको वेरिएशन लिखना पड़ेगा तो वेरिएशन आप ये लिख लेना, ये 3D सीरीज पे भी एप्लीकेबल है, 4D पे भी एप्लीकेबल है, 5D सीरीज के लिए भी एप्लीकेबल है, ये आप एक लाइन उसमें लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया मैग्नेटिक कैरेक्टर। अब अगर सबस्टेंस डायमैग्नेटिक होगा, सर डायमैग्नेटिक सबस्टेंस किसको कहते हैं? डायमैग्नेटिक सबस्टेंस वो एक सबस्टेंस होता है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उस सबस्टेंस को मैग्नेट वीकली रिपेल करता है, अट्रैक्ट नहीं करेगा, उस सबस्टेंस को क्या करेगा? मैग्नेट करेगा, वीकली रिपेल। तो ऐसे सबस्टेंस को हम नाम कहेंगे बेटा डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। तो कौन होता है डायमैग्नेटिक सबस्टेंस? A substance which is weakly repelled by the magnetic field या repelled by the magnet, that's called a diamagnetic substance। उसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होने चाहे अनपेयर्ड, सर उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे। इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड तब उसका जो म्यू वैल्यू होगा, म्यू वैल्यू जो होगा, म्यू वैल्यू कितना होगा बेटा उसका? वो होगा 0 बीएम के बराबर, वो 0 बीएम के बराबर होगा। ऐसे सबस्टेंस को हम नाम बोलेंगे डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। अब देखिए बेटा क्या लिखा है, द सबस्टेंसेस व्हिच आर वीकली रिपेल्ड, the substances which are weakly repelled, जो weakly repel होते हैं, कौन repel करता है? Magnetic field, are called diamagnetic substances and this character arises due to the presence of paired electrons in orbitals। इन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑर्बिटल होने की वजह से इनका जो पेयर ऑर्बिटल होने की वजह से ये दिखाते हैं डायमैग्नेटिक नेचर। अदरवाइज अगर अनपेयर्ड होता तो इट शुड हैव बीन पैरामैग्नेटिक, बट ऐसा होता ही नहीं है। तो सारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में जो तो पेयर्ड होते हैं और उसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो आएगा वो 0 के बराबर आएगा। अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए बेटा एग्जांपल क्या लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं लूंगा बेटा जिंक लूंगा मैं, जिंक एटॉम नंबर है 30, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या निकलेगा? सर Ar तो आएगा ही, उसके बाद आएगा 3d10 और आएगा बेटा 4s2। अब मुझे बताइए बेटा डी में कितने इलेक्ट्रॉन है और एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर डी में तो 10 इलेक्ट्रॉन है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो सारे ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। सर एर्गन में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑल ऑफ देम आर पेयर्ड, तो ये सारे पेयर्ड है, तो इसका एन वैल्यू जो होगा, एन वैल्यू इज इक्वल टू 0। अगर एन वैल्यू 0 होगा तो म्यू कितना आएगा? वो 0 बीएम आएगा। तो इसका मतलब ये स्पीशीज जो होगा दिस हैज टू बी अ डायमैग्नेटिक स्पीशीज। ऐसा वाला स्पीशी जो होगा ये कौन सा स्पीशी होगा बेटा? दिस स्पीशी वुड बी अ डायमैग्नेटिक स्पीशी, ये पैरामैग्नेटिक हो ही नहीं सकता। और लाइकवाइज आप लेंगे नॉट ओनली जिंक, इफ यू टेक Zm+2 अगर भी आप लेंगे वो भी डायमैग्नेटिक होगा, ये बोथ आर डायमैग्नेटिक। इसमें 30 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें कितने होंगे बेटा? 28 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लाइकवाइज याद रखेंगे आप कुछ एलिमेंट्स, जैसे एलिमेंट्स में क्या होगा बेटा, अगर आप लेंगे जिंक, आप लेंगे कैडमियम, आप लेंगे मरकरी। अगर मैं कैडमियम लूंगा बेटा, यहाँ पे कैडमियम लेंगे आप, कैडमियम लेंगे या लेंगे आप कैडमियम+2। अगर आप मरकरी लेंगे बेटा Hg, या तो लेंगे आप बेटा Hg+2, Hg+2 लेंगे आप बेटा। लाइकवाइज आप लिख सकते हैं कॉपर Cu+1। लाइकवाइज आप लिख सकते हैं बेटा स्कैंडियम+3। ये वाले स्पीशीज जो होंगे इन सब में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 0 होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई होता नहीं है। ये वाले सारे स्पीशीज कहलाए जाएंगे कौन से वाले स्पीशीज? These are diamagnetic species। तो ये चीज आप बेटा याद रखेंगे। चले बेटा जाते हैं बेटा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्या होगा। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपको एक शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा, डायग्राम पे मत जाओ बेटा, डायग्राम नहीं बनाना आपको सिर्फ शॉर्ट नोट लिखना है। किस पे? ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे। अगर आपको ट्रांजिशन मेटल्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स पूछे जाएंगे कि बताओ इन पे शॉर्ट नोट लिखो और कैसे लिखेंगे, वो शॉर्ट नोट लिखने के लिए आप क्या करेंगे बेटा? शॉर्ट नोट देखो कैसे करना है आपको, नजर रखिए बेटा। क्या जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैसे मैंने पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था बेटा, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो बाहर वाला है ना ये S, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। अब देखो बेटा इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, ये वाला ये 4 है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 3। इसको लिखते हैं NS, इसको लिखते हैं n-1। ये 4 है, ये 3 है। अगर ये n है ये n-, अगर ये 4 है बेटा ये 3 है। अगर ये n है, क्या ये n है? n-1, दिस इज n-1, तो इसलिए हम इसको NS लिखते हैं, इसको लिखते हैं n-1d। अब देखिए बेटा क्या, अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का सवाल आएगा तो सॉल्व कैसे करना है वो मैं समझाऊंगा बेटा। देखो क्या होता है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, दो सबशेल्स जो है, कौन सा वाला सबशेल? n-1d सबशेल, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और क्या होगा, और जो इसका ns सबशेल होगा, ये वाले जो सबशेल्स होते हैं, कौन से वाले सबशेल्स? सर ns सबशेल और n-1d सबशेल, और कौन सा सबशेल बेटा? ns सबशेल्स जो होते हैं, इन दो सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट होंगे डेफिनेटली, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेटली होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन होंगे
इन दो की एनर्जीज जो है, इस n-1d की एनर्जी और ns की एनर्जी जो है, इनमें होता है स्मॉल एनर्जी डिफरेंस। इनमें होता है बेटा स्मॉल एनर्जी डिफरेंस। इनमें बहुत ही कम एनर्जी डिफरेंस होता है, बहुत ही कम एनर्जी डिफरेंस होता है। तो स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से इस s के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, n-1 के भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ns सबशेल भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, n-1d सबशेल भी किसमें पार्टिसिपेट करेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच बोथ सबशेल्स पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ड्यू टू विच बोथ सबशेल्स पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, सब शेल्स पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो इसकी वजह से क्या होगा, दोनों सब शेल्स जो होंगे वो किस में पार्टिसिपेट करेंगे बेटा, वो पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। अगर दोनों सब शेल्स पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में करेंगे तो क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे या कम इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे? सर अगर ये भी पार्टिसिपेट करेगा, ये भी पार्टिसिपेट करेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका नंबर कम होगा। अगर नंबर कम होगा सर, उसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल होंगे वो ज्यादा पॉसिबल होंगे। ऐसा किसी और ब्लॉक में यूजुअली नहीं होता है कि ऐसे n-1d भी ns पार्टिसिपेट करे, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होता है। तो अगर ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में तो उसकी वजह से क्या होगा, पार्टिसिपेशन की वजह से जो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स जो पॉसिबल है वो ज्यादा पॉसिबल होंगे, इसलिए ये दिखाते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए दिखाते हैं, ये भी पार्टिसिपेट करेगा और ये भी पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है बेटा, तो क्या इनका रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट छोटा होगा या बड़ा होगा? सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, कम। अब ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है, इनमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, देयरफॉर रेंज इज वाइडर, कि जो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ गई बेटा? अब देखिए उसके बाद क्या, अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में जो कंपाउंड्स बनते हैं वो बनते हैं बेटा आयनिक कंपाउंड्स। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे +2 +3 हो गया, +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड्स बनेंगे वो बनते हैं आयनिक। छोटे छोटे ऑक्सीडेशन नंबर होंगे, +2 +3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड्स बनते हैं दे आर आयनिक कंपाउंड्स। लेकिन अगर हायर ऑक्सीडेशन नंबर होगा, अगर हायर ऑक्सीडेशन नंबर होगा, हायर ऑक्सीडेशन नंबर्स में क्या होता है, जैसे +3 +4 +5 +7 हो गया, +8 हो गया, तो वो कंपाउंड जो बनते हैं वो बनते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड्स बनते हैं वो बनते हैं बेटा कौन से कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। बात समझ में आई बेटा? उसके अलावा याद रखेंगे जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, जैसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में +6 आएगा, +7 आएगा, +8 आएगा, मैं ज्यादा हायर लिख रहा हूं, ये वाले ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं दे आर स्टेबलाइज्ड बाय, इनको कौन स्टेबलाइज करेगा, दे आर स्टेबलाइज्ड बाय हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लाना, एक एटम का +8 लाना ऑक्सीडेशन नंबर, +5 लाना, +6 लाना, उसके लिए एक एटम दूसरा होना चाहिए जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, जो उस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो अगर ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसको स्टेबलाइज कौन करेगा, बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, उसमें से आएगा बेटा ऑक्सीजन एंड आएगा फ्लोरीन। ऑक्सीजन फ्लोरीन कैन स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अगर आप देखेंगे ज्यादा कौन स्टेबलाइज करेगा, ऑक्सीजन हैज मोर टेंडेंसी टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स देन फ्लोरीन। सर ऑक्सीजन क्यों, क्योंकि ये बनाता है कौन से बॉन्ड्स, इट कैन फॉर्म पाई बॉन्ड्स। सर उससे क्या होगा, जहां पे आपको 2 फ्लोरीन की जरूरत पड़ेगी वहां पे आपका एक ही ऑक्सीजन काम करेगा, उसकी वजह से स्पेस में क्राउडिंग कम हो जाएगी, और क्राउडिंग की वजह से स्टेरिक क्राउडिंग कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे, तो स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। तो ऑक्सीजन जो है इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर इफेक्टिवली बिकॉज इट कैन फॉर्म पाई बॉन्ड्स, बट फ्लोरीन उतना इफेक्टिवली नहीं करेगा। अब यही चीजें जो आपको, ये सारी चीजें जो यहाँ पे लिखी है, इन्हीं को आपको एक सीक्वेंस में समराइज करना है और लिखना है बोर्ड एग्जाम में। लिखना कैसे, वो मैंने बेटा लिख के रखा हुआ, जरा पढ़िए क्या लिखा है। The transition metals exhibit variable oxidation states। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बताइए आंसर क्यों? सर इसलिए क्योंकि उसमें 2 सबशेल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, n-1db और nsb। क्या लिखा बेटा, ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ इनर n-1d इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू द आउटर ns इलेक्ट्रॉन्स। अंदर वाले n-1db पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आउटर वाला nsb पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में, बिकॉज द एनर्जीज ऑफ द ns एंड n-1d सबशेल्स आर नियरली सेम। इनकी जो एनर्जीज है वो लगभग सेम है, इससे दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जरा अब देखिए बेटा, ये एक सीरीज दिया, 3D सीरीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इस 3D सीरीज में ये टेक्स्ट बुक से लिया बेटा। अब देखिए इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं, यहाँ पे छोटा ऑक्सीडेशन नंबर है 3 +2 प्लस। अब आगे आगे जाए देखो कितना आ रहा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिखा रहा है 3D सीरीज में। अब देखिए बेटा +2 से कहां जा रहा है, +7। इसका मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट 3D का जो होगा वो +7 होगा।
आई बेटा बात समझ? तो ये ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा दिखा रहा है और धीरे धीरे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा होंगे उतना बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट क्या करेंगे बेटा, कम करेंगे। तो ये देखो मैग्नीज जो होता है वो +7 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। अब अगर आपको यही लिखना होगा कि बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, सर लेफ्ट में पहले ऑक्सीडेशन नंबर कम पॉसिबल है, नियर टू मिडिल ऑफ सीरीज में जाएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेंगे, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ सीरीज जाएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज हो जाएगा। तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर्स आर पॉसिबल इन द मिडिल ऑफ द सीरीज। अब क्या लिखा, इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स +2 एंड +3 द बॉन्ड्स फॉर्म्ड आर मेनली आयनिक, जो बॉन्ड्स बनेंगे वो बनेंगे आयनिक, तो कंपाउंड भी क्या बनेगा, आयनिक। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में क्या होगा, द बॉन्ड्स फॉर्म्ड आर कोवेलेंट, और कोवेलेंट में एक एग्जांपल दिया MnO4 मैग्नीट आयन दिया बेटा, MnO4-1 -1 में क्या होता है, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है, और ये एक कोवेलेंट आयन होता है, इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं दे आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है बेटा, तो ये याद रखेंगे आप, ये चीज मैंने क्लियर कर दी थी। चले बेटा जरा ये पढ़िए क्या लिखा, हायर ऑक्सीडेशन नंबर्स आर एग्जिबिटेड, हायर ऑक्सीडेशन नंबर कब होगा एग्जिबिट, विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। हायर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड बनने की वजह से ऑक्सीजन कैन बेटर स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। पाई बॉन्ड बनने की वजह से जो ऑक्सीजन होगा वो ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करेगा किसको, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को। सर रीजन क्या, वो मैंने रीजन बताया कि जहां पे आपको 2 फ्लोरीन चाहे वहां पे आपको एक ही ऑक्सीजन चाहे, उससे क्राउडिंग कम होगा। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सबसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +8 होता है, और वो ऑस्मियम दिखाता है और रुथीनियम दिखाता है। नॉट ओनली दैट, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी पॉसिबल है। NiCO4 आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ा हुआ आपने कि NiCO4 जो होता है इसमें ये कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, इसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। आयरन पेंटाकार्बोनाइल है, इसमें भी जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि आपको बोर्ड एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है। अगर आप इस सीक्वेंस में आंसर लिखेंगे यू विल डेफिनेटली फेच कंप्लीट मार्क्स फॉर दिस आंसर। ठीक है बेटा, तो ये हमारा सवाल था। सवाल क्या था बेटा, सवाल था राइट शॉर्ट नोट ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। जो ट्रांजिशन मेटल्स है उन पे एक शॉर्ट नोट लिखिए बेटा, तो वो शॉर्ट नोट हमने लिख दिया। ठीक है बेटा, ये तो हो गया अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। चले बेटा और समझ लेते हैं क्या है। देखिए बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। हमें लिखना है बेटा प्रिपरेशन ऑफ किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रिपरेशन हमें लिखना है। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रिपरेशन कैसे करना है, एंड राइट इट्स 5 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। इसके हमें लिखना है 5 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। पहले हम देखेंगे इसका प्रिपरेशन लिखना क्या है, कैसे लिखना है, मैं अगली स्लाइड पे सब लिखा हुआ है। अब नजर रखो बेटा क्या करना है। अगर आप इसको प्रिपरेशन करोगे, इसका प्रिपरेशन करोगे तो एक मिनरल होता है, उस मिनरल को हम लिखते हैं बेटा MnO2, उसको नाम पढ़ते हैं बेटा पायरोल्यूसाइट, उसको नाम पढ़ते हैं बेटा, इसको नाम बोलते हैं बेटा पायरोल्यूसाइट, इसको नाम बोलते हैं। एक मिनरल होता है पायरोल्यूसाइट। इस पायरोल्यूसाइट मिनरल को आप क्या करेंगे बेटा, ये MnO2 जो होगा इसको आपको कन्वर्ट करना है बेटा K2MnO4, इसको कन्वर्ट करना बेटा K2MnO4 में। जब K2MnO4 में कन्वर्ट करोगे उसके बाद क्या करोगे बेटा, उसके बाद ये K2MnO4 जो कन्वर्ट करेंगे आप, इसको कन्वर्ट करना है बेटा KMnO4 में, इसको कन्वर्ट करना है बेटा KMnO4 में, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर आप देखिए, अगर आप ये देखेंगे ये वाले स्पीशीज जो है बेटा, ये जो MnO2 होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा +4। अगर आप K2MnO4 लेंगे इसमें ऑक्सीडेशन नंबर है +6। अगर आप KMnO4 लेंगे इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा +7। अब देखिए जब आप वहां से यहां जा रहे हैं, वहां से यहां जा रहे हैं, क्या मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कम हो रहा है, सर ऑक्सीडेशन नंबर तो बढ़ रहा है। तो ये प्रोसेसेस जो होंगे, क्या ये प्रोसेसेस बेटा ऑक्सीडेशन होंगे या ये प्रोसेसेस जो होंगे ये रिडक्शन होंगे बेटा, दिस प्रोसेस आर ऑक्सीडेशन प्रोसेस, क्योंकि हम इसमें क्या करवा रहे हैं बेटा, ऑक्सीडेशन ही तो करवा रहे हैं। तो ये सारे प्रोसेस कौन से है बेटा, जस्ट अ मोमेंट बेटा, जस्ट अ मोमेंट बेटा। देखो बेटा क्या, तो ये वाला प्रोसेस देखो, अब +4 से कहां जा रहा है +6, और +6 से कहां जा रहा है +1। सर हम एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवा रहे हैं। अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको कैसे करना है बेटा, या आप करोगे तो कैसे करोगे, उसके लिए आपको क्या करना है बेटा, नजर रख के ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, ये MnO2 लेना है, इसको आपको एक दूसरे सबस्टेंस के साथ लेना है। देखो किस सबस्टेंस के साथ लेना है बेटा, इट्स प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजिंग, आपको फ्यूजन करवाना है। किसका फ्यूजन, पायरोल्यूसाइड MnO2, ये ओर होता है, एक मिनरल होता है, आइदर विथ या तो KOH के साथ या तो K2CO3 के साथ। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको या तो KOH के साथ इसका फ्यूजन करवाना है
या तो K2CO3 के साथ फ्यूजन करवाना है, बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। आप ऑक्सीजन ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो आप फ्यूजन करवाएंगे इसका इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, या तो कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपने पहला रिएक्शन जो करवाया वो आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाया, आपने O2 के साथ इसका फ्यूजन करवाया। तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा भी जिससे आपको आइडिया आएगा। तो आप लिख लेना बेटा फ्यूज्ड विथ, फ्यूज्ड विथ क्या इसका मतलब क्या है फ्यूज्ड विथ? MnO2 is fused with KOH और K2CO3 in presence of oxidizing agent। ये जो O है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फॉर्म क्या बनेगा बेटा K2MnO4, जिसका नाम पढ़ते हैं बेटा पोटेशियम मैग्नीट। इसका नाम पढ़ते हैं, इसका नाम पढ़ते हैं बेटा पोटेशियम मैग्नीट, पोटेशियम मैग्नीट इसको नाम पढ़ते हैं बेटा, पोटेशियम मैग्नीट इसको नाम पढ़ते हैं। सर इस पोटेशियम मैग्नीट का क्या करेंगे इसके बाद? ये जो पोटेशियम मैग्नीट बनेगा, ये जो पोटेशियम मैग्नीट टू फॉर्म पोटेशियम मैग्नीट, पोटेशियम मैग्नीट बन गया K2MnO4 बन गया। अब ये हमारा रिएक्शन होगा जो K2MnO4 का, MnO2 KH के साथ O2 के साथ कंबाइन होगा, K2MnO4 बनेगा। अब ये जो K2MnO4 बन गया और वाटर बन गया इससे, उससे क्या होगा बेटा? उसके बाद क्या करते हैं हम? इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन में क्या करते हैं? ये K2MnO4 को हम सोल्यूशन में से बाहर निकालते हैं। वही लिखा है, इट इज एक्सट्रैक्टेड विद एंड द सॉल्यूशन इज नाउ ट्रीटेड विद। इस सॉल्यूशन को हम उसके बाद ट्रीट करते हैं किसके साथ? विद अ करंट ऑफ, या तो क्लोरीन के साथ करना है, या तो ओजोन के साथ, या तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसके साथ इसके बाद ट्रीटमेंट करना है? क्लोरीन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको दोबारा ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा, किसके साथ? क्लोरीन, क्लोरीन या तो ओजोन या तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ अब इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। जब ऑक्सीडेशन करेगा तो आपको क्या मिलेगा? पोटेशियम परमैंगनेट आपको मिलेगा। जब पोटेशियम परमैंगनेट आपको मिलेगा, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट इसी को कहा जाता है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। और इसका कलर जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। पोटेशियम परमैंगनेट इस बेटा पर्पल कलर का होता है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बेटा, इसका कलर जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। तो ये बनेगा आपको पोटेशियम परमैंगनेट। इस डायग्राम से आपको एक रफ आइडिया होगा आपको लिखना क्या है। तो आप सीधे लिख सकते हैं वहां पे, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए मिनरल पाइरोल्यूसाइड व्हिच इज फ्यूज्ड विद KOH और K2CO3 in presence of oxidizing agents such as O2 to form potassium permanganate. Potassium permanganate is further oxidized in presence of in a current of chlorine, ozone or carbon dioxide to form a purple color substance which is called potassium permanganate। तो ऐसे आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे और एक चीज बताऊंगा बेटा, ये जो K2MnO4 है इसको आप और एक तरीके से भी KMnO4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तब आपको क्या करना है? इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। अगर आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो इसमें K2MnO4 बन सकता है, तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन तब आपको इसमें करना है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस। अगर आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, K2MnO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तब भी आपको क्या मिलेगा बेटा? KMnO4। ये इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे आप बेटा, बात समझ में आई? और ये वाला जो प्रिपरेशन बनेगा इसका, अब देखिए बेटा ये प्रिपरेशन जो मैंने यहाँ पे बताया था, तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा? KMnO4 बन गया, बन गया KMnO4। अब नजर रखिए बेटा क्या, अब यहाँ पे दो प्रिपरेशन लिखे, एक तो लिखा कमर्शियल प्रिपरेशन, दूसरा लिखा है लैब प्रिपरेशन। कमर्शियल प्रिपरेशन में क्या कहते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ MnO2 विद KOH फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीट, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीट। अगर आप ये वाला करोगे ना, ये वाला प्रोसेस, यहां से आप यहां गए और फिर यहां से आप यहां गए, तो तब याद रखना ये वाला जो कमर प्रिपरेशन होगा, ये होगा इसका कमर्शियल प्रिपरेशन। कमर्शियल प्रिपरेशन मतलब इंडस्ट्रीज में जब इसको बनाते हैं तो इसी प्रोसेस से बनाते हैं। तो पहले फ्यूजन व्यूजन करवाया, सब कुछ सेम है, उसके बाद कमर्शियल प्रिपरेशन इलेक्ट्रोलिसिस करवाया और KMnO4 आपको बेटा मिल जाएगा। तो ये इसका कमर्शियल प्रिपरेशन हो गया, ठीक है बेटा। तो ये बनेगा इसका कमर्शियल प्रिपरेशन। तो कमर्शियल प्रिपरेशन से आपने क्या किया? आपने पोटेशियम परमैंगनेट को तो बना ही लिया कमर्शियल प्रिपरेशन से। बट व्हेन यू डू इट्स लैब प्रिपरेशन, तो लैब प्रिपरेशन कैसे करते हैं? लैब प्रिपरेशन के लिए दूसरा एक मेथड आएगा। लैब प्रिपरेशन में क्या करना है आपको? लैब प्रिपरेशन में आप याद रखेंगे बेटा क्या करना होता है। लैब प्रिपरेशन में यहाँ पे लिखूंगा बेटा, लैब प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं? हम लेते हैं Mn+2 साल्ट, कोई साल्ट ले लिया बेटा, लेकिन वो साल्ट में होना चाहे Mn+2। इस Mn+2 को आपको लेना बेटा S2O8 के साथ, S2O8-2, ये होता है मार्शल्स एसिड का एनायन, और वहां पे अपने आप बनेगा बेटा KMnO4, वहां पे बनेगा MnO4, KMnO4 ऐसे लिखेंगे बेटा, MnO4 अपने आप बनेगा MnO4-। अगर आप इसको लैब प्रिपरेशन करोगे, लैब प्रिपरेशन के लिए क्या करेंगे बेटा? Mn+2 साल्ट लेंगे, Mn+2 साल्ट ले लिया, उसको किसके साथ डाल दिया? ये मार्शल्स एसिड का एनायन होता है। अब वो चीज याद मत रखो, आप सिंपल में याद बेटा ऐसे याद रखेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है मैग्नीज सेकंड आयन, मैग्नीज सेकंड आयन साल्ट इज ऑक्सीडाइज्ड, उसको ऑक्सीडाइज करना है। कौन करेगा?
peroxodisulfate, peroxodisulfate कहते हैं H2O8 को, to permanganate, तो इसको बनेगा permanganate। तो ये Mn+2 जो होगा, ये MnO4 जो होता है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर होता है +7, ये अपने आप बेटा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। और ये आपको ऐसे प्रिपरेशन इसका लिखना पड़ेगा। और आपको और एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था कि क्या लिखा है, राइट इट्स 5 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। अब इसके जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है, वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज क्या है, देखो बेटा क्या जो इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होता है, पहली बात याद रखेंगे ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि इसमें जो मैग्नीज होता है वो +7 स्टेट में होता है, तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज्यादा होता है। अब सुनिए ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज क्या होता है। अब इसके जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होते हैं, मैं लिखूंगा बेटा इन एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम बेटा, इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या हो, आपके टेक्स्ट बुक में 2 मीडियम दिए, एसिडिक मीडियम दिया और न्यूट्रल मीडियम में आपको समझाया। एसिडिक मीडियम में क्या करना, अगर मीडियम एसिडिक होगा तो जो MnO4-1 होगा, MnO4-1 इन एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट होगा बेटा Mn+2 में, Mn+2 में। अब देखिए एसिडिक मीडियम में क्या होगा, MnO4-1 इन एसिडिक मीडियम गेट्स कन्वर्टेड इनटू Mn+2। अब देखिए बेटा इस Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, इस Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +7। +7 से कहां गया बेटा +2। अगर ये +7 से +2 जाएगा तो इसका जो n फैक्टर बनेगा, n फैक्टर कितना बनेगा बेटा, +7 से +2 गया तो वो आएगा 7 - 2 दैट इज इक्वल टू 5, n फैक्टर आएगा 5। अगर n फैक्टर 5 आएगा तो इक्विवेलेंट मास आएगा इसका m/5, मोलर मास से 5 आएगा इसका इक्विवेलेंट मास। तो एसिडिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट का, जब भी हम पोटेशियम परमैंगनेट लिखते हैं रिएक्शंस में हम MnO4-1 लेते हैं, क्योंकि जो K होता है उस पे चार्ज होता है +1, उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता। तो n फैक्टर इसका 5 आएगा, इक्विवेलेंट मास इज m/5, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास बाय n फैक्टर। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात समझ लो बेटा क्या करना है, एसिडिक मीडियम में क्या करता है, एसिडिक मीडियम में जो MnO4 है वो किस में कन्वर्ट होगा, Mn+2 में। जब भी MnO4 किस में कन्वर्ट होगा बेटा, Mn+2 में, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा MnO4-1, ये कन्वर्ट होगा बेटा किस में, Mn+2 में कन्वर्ट होगा। जब ये Mn+2 में कन्वर्ट होगा, MnO4 कन्वर्ट हो जाएगा बेटा Mn+2 में, तो बता इसका रिडक्शन हो गया या ऑक्सीडेशन। सर MnO4 +7 से जा रहा है +2, इसका मतलब रिडक्शन हो गया। जिसका रिडक्शन होता है वही कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इस प्रोसेस में क्या करेगा ये, अगर इस प्रोसेस में Fe+2 होगा, ये उसको बना लेगा बेटा Fe+3। ये तो होगी पहली बात। सर अगर I-1 होगा, आयोडाइड आयन होगा I-1, उसको बनाएगा ये I2। अगर Cl-1 होगा उसको बनाएगा ये बेटा Cl2। लाइकवाइज याद रखना बेटा, अगर C2O4 होगा, C2O4-2 होगा, उसको ये कन्वर्ट करेगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड में। लाइकवाइज अगर Sn+2 होगा उसको Sn+4 में कन्वर्ट करेगा। अगर नाइट्राइट होगा NO2 होगा, उसको NO3 में कन्वर्ट करेगा। सल्फाइट होगा उसको सल्फेट में कन्वर्ट करेगा। तो आपको कुछ ही याद रखने, तो आप ऐसे याद रखेंगे। खुद MnO4 कन्वर्ट होगा Mn+2 में, लेकिन Fe+2 को किस में कन्वर्ट करेगा, Fe+3 में। अब देखो बेटा मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपको ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज लिखना है। मैं पहला रिएक्शन कराऊंगा इन दो के बीच में, एक तो MnO4 ले लूंगा और Fe+2 ले लूंगा, मैं इनका रिएक्शन कराऊंगा। देखो बेटा रिएक्शन में क्या लूंगा, MnO4-1 और रिएक्शन कराऊंगा Fe+2 के साथ। बताइए क्या बनेगा यहाँ पे बेटा, क्या बनेगा, एक तो बनेगा Mn+2 एसिडिक मीडियम में, और उसके अलावा बनेगा Fe+3। Fe+2 जो होता है इट्स कॉल्ड फेरस, Fe+3 जो होता है इट्स कॉल्ड फेरिक। तो ये फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करता है, तो इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। देखो बैलेंस कैसे करना है, बता बेटा इसका एन फैक्टर कितना है, इसका एन फैक्टर कितना है, बताओ एन फैक्टर। सर एन फैक्टर तो इसका होता है 5, एसिडिक मीडियम में MnO4 का एन फैक्टर 5 होता है। अब देखो आयरन कहां से गया, +2 से कहां गया बेटा, +2 से जाएगा ये +3। आयरन जो होगा वो +2 से बनेगा +3। जरा आप देखो इसमें चेंज कितना आ गया, +2 से +3, व्हाट इज चेंज, चेंज इज 1। तो इसका जो एन फैक्टर आएगा वो 1 आएगा, इसका जो एन फैक्टर आएगा वो किसके बराबर आएगा, एन फैक्टर इज इक्वल टू 1। अब हम क्या कर लेंगे, इन दोनों का एन फैक्टर बराबर करना है। सर बराबर कैसे करेंगे, एन फैक्टर कैसे बराबर करेंगे, इसका एन फैक्टर तो 5 है, इसका एन फैक्टर 5 नहीं है। सर ये जो Fe+2 है इसका एन फैक्टर बराबर करने के लिए हम Fe+2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो Fe+2 है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिएक्शन क्या बनेगा, सर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसी से नहीं, इसका अपना ही 5 है। तो हम डायरेक्टली रिएक्शन जो लिखेंगे वो लिखेंगे MnO4-1 प्लस क्या लिखेंगे बेटा 5 टाइम्स Fe+2, 5 टाइम्स Fe+2। उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा Mn+2
Mn+2 प्लस क्या लिखेंगे सर, ये तो आ गया 5 टाइम्स Fe+2, यहाँ पे लिखेंगे 5 टाइम्स Fe+3। सर ठीक है, यहां तक तो मुझे समझ में आ गया। सर पहले आपने दोनों का लिखा एन फैक्टर, इसका भी एन फैक्टर लिखा, इसका भी एन फैक्टर लिखा, इसका 5 था, इसका 1 था। सर आपने दोनों को बराबर किया और Fe+2 को आपने मल्टीप्लाई किया 5, और जो कि 5 यहाँ पे दिख रहा है। सर अब तो ये ठीक हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई। अब देखिए इसमें Mn1 है, इसमें Mn1 है, ठीक है सर। Fe5 है, वहां भी Fe5 है। सर यहाँ तो ऑक्सीजन 4 है और वहां पे कोई ऑक्सीजन है ही नहीं। सर ऑक्सीजन का क्या करेंगे, आपने तो बैलेंस करने के लिए ऐसे करना है, इस रिएक्शन को तो बैलेंस भी करना है। तो अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4। क्या राइट साइड में कोई ऑक्सीजन है बेटा, नहीं है। तो इससे आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को जब आप बैलेंस करेंगे, मैं यहाँ पे लिख के रखूंगा बेटा, यहाँ पे याद रखना, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, अगर ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो उसके लिए वाटर यूज करना होता है, और अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है उसके लिए H+ यूज करना होता है। बताइए यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है बेटा, 4 ऑक्सीजन। क्या यहाँ पे कोई ऑक्सीजन है, सर नहीं है। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मैं यहाँ यूज करूंगा बेटा 4 वाटर। क्या करूंगा यूज, 4 वाटर। सर 4 वाटर आपने क्यों यूज किए, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होता है, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स में 4 ऑक्सीजन होंगे। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन पहले ही थे, यहाँ पे कोई भी नहीं था, इससे मैंने 4 ऑक्सीजन यहाँ से लिख दिए। अब हाइड्रोजन कितने आ गए यहाँ पे बेटा, 8 आ गए हाइड्रोजन। क्या यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है, सर नहीं है। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, H+ यूज करेंगे। अब H+ कहां से यूज करेंगे, जहां से हाइड्रोजन की कमी है। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 × 2 8 है, लेकिन यहाँ से कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से यूज करूंगा 8H+1। अब ये वाला जो मेरा रिएक्शन बनेगा, ये रिएक्शन बनेगा मेरा बैलेंस्ड इक्वेशन। MnO4-1 प्लस लिखूंगा बेटा 5 टाइम्स Fe+2 होगा, ये प्लस क्या लिखूंगा 8 टाइम्स H+1, 8 टाइम्स H+1। राइट साइड में क्या बनेगा Mn+2, और क्या बनेगा बेटा 5 टाइम्स Fe+3, और क्या बनेगा बेटा 4 टाइम्स वाटर। ये जो इक्वेशन है मेरा, ये बनेगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेटा एक बात बता दूंगा, अगर आपको ये एग्जाम में आ गया, मान लो आपको ये जनरेट नहीं चाहिए, आपको ये भी नहीं चाहिए भी, सर इतना लंबा कौन करेगा, वहां पे तो महीने लग जाएंगे सॉल्व करने, तो सर क्या करेंगे। मैं कह रहा हूँ बेटा आपका IQ लेवल बहुत अच्छा है, आपके पास इंस्टा अकाउंट, आपके पास स्नैपचैट अकाउंट बहुत सारे हैं, आपको सबके पासवर्ड याद है, आपको हर एक की आईडी जबानी याद है, तो ये रिएक्शन 5 भी जबानी याद करके जाओ। कोई जुगाड़ नहीं है, ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है कि आप डायरेक्टली देख के आंसर निकालें। तो रिएक्शन 5 है, उनको जबानी याद रखो, बैलेंस इक्वेशंस 2-3 बार लिख के रिएक्शंस को जबानी याद रखो और आपका आंसर तो हो जाएगा। तो जबानी याद रखो और सीधे वहां पे लिख के आओ, ये तो इजी है बेटा। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो पहला रिएक्शन हमने MnO4 का किसके साथ लिया, Fe+2 के साथ ले लिया। हम दूसरा रिएक्शन लेंगे बेटा I-1 के साथ। तो अगर दूसरा रिएक्शन लूंगा मैं, सेकंड रिएक्शन जो होगा, सेकंड रिएक्शन जो होगा बेटा, वो मैं लूंगा बेटा किसके साथ, सेकंड रिएक्शन जो हम लेने वाले हैं बेटा, सेकंड रिएक्शन हम लेंगे किसके साथ बेटा, सेकंड रिएक्शन जो होगा बेटा, सेकंड रिएक्शन हम लेंगे किसके साथ बेटा, Mn। सेकंड रिएक्शन में ले रहा हूं बेटा MnO4-1 और प्लस लिख रहा हूं बेटा I-1। बताओ क्या रिएक्शन होगा बेटा, सर ये तो बनेगा Mn+2 बनेगा एसिडिक मीडियम में, और प्लस क्या बनेगा I-1 को ये बना देगा सर I2 बना देगा इसको। सर अब हमें क्या करना है, दोबारा एन फैक्टर निकालना है। इसका एन फैक्टर जबानी याद है सर, इसका जो एन फैक्टर है वो है 1 के बराबर। सर इसका कितना एन फैक्टर है, आप देखिए ये कहां से जा रहा है, ये -1 से जा रहा है 0। इसका पहले ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, लेकिन बाद में कितना ऑक्सीडेशन नंबर है 0। -1 से 0 तक कितना डिफरेंस है 1। तो इसका जो एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर बेटा जो होगा, इसका एन फैक्टर जो है वो 5 है। इसका जो एन फैक्टर है, इसका जो एन फैक्टर है बेटा वो हमारा 5 है, और इसका जो एन फैक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, सर इसका जो एन फैक्टर है दैट्स इक्वल टू 1। इसका एन फैक्टर 1 है। सर ये तो इजी है फिर, और ये तो इजी है। सर आपने जैसे इससे पहले समझाया था, हम वही कर लेंगे दोबारा, हम इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सर ये तो मुझे आएगा, तो मैं रिएक्शन क्या लिखूंगा बेटा, MnO4-1 प्लस क्या लिखूंगा 5 टाइम्स I-1, 5 टाइम्स I-1। बताओ किस में कन्वर्ट होगा बेटा, सर ये तो Mn+2 बनेगा, Mn+2, और उसके बाद लिखूंगा मैं बेटा यहाँ से क्या करेंगे बेटा, मैं इसको और एक आसान तरीका बताऊंगा बेटा, चलिए अभी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा I2, यहाँ पे लिखेंगे I2। अगर I2 लिख दिया सर, अभी वही प्रॉब्लम दोबारा हो गया, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम दोबारा है। ऑक्सीजन पहले यहाँ से है ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन ही नहीं है,
वहां पे कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं? बाय यूजिंग वाटर। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा? आई एम यूजिंग 4 टाइम्स वाटर। 4 वाटर क्यों यूज किए? सर इससे रिएक्शन जो होगा हमारा वो बैलेंस हो जाएगा। तो 4 टाइम्स वाटर में यूज करूंगा। आई एम यूजिंग 4 वाटर। मैं यहाँ पे यूज करूंगा बेटा 4H2। और उसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे 8 हाइड्रोजन आ गए। सर यहाँ पे लिखेंगे 8H+1। 8H+1 आएगा तो हमारा जो रिएक्शन बनेगा वो रिएक्शन बनेगा ऐसे, MnO4-1 प्लस, देखिए बेटा क्या होगा, 5 टाइम्स I-1, 5 टाइम्स I-1, 8 टाइम्स H+1। सर आयोडीन तो अभी बैलेंस्ड ही नहीं है, कर लेंगे बेटा। Mn+2 प्लस क्या लिखूंगा मैं? I2 लिखूंगा यहाँ पे, और लिखूंगा 4 टाइम्स H2O। अब बेटा देखो, क्या आयोडीन बैलेंस हुआ या आयोडीन बैलेंस नहीं हुआ? सर यहाँ पे 5 आयोडीन है और यहाँ पे कितना आयोडीन है? 2 आयोडीन है, तो बैलेंस्ड ही नहीं है। तो मैं इस आयोडीन को भी 5 करूंगा। अगर मैं आयोडीन को बेटा 5 लिखूंगा, यहाँ आयोडीन काउंट करो कितने हैं? 5 आयोडीन। यहाँ पे आयोडीन के एटम्स कितने होंगे? 5 इंटू 2 कितने होंगे? 10। वहां से 5 ही है, यहाँ से हम 10 कैसे ले सकते हैं? तो अगर हमने वहां पे 5 है, हमारे वहां पे 5 आयोडीन है, यहाँ पे भी 5 ही होने चाहिए, लेकिन हमने लिया यहाँ पे 10, तो मैं 10 को हाफ करूंगा, आधा ले लूंगा। 10 का आधा कितना होता है बेटा? 5। तो मैं इसको लिखूंगा 5/2। ये बनेगा आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा। चले मैं और एक इक्वेशन दे दूंगा, अब उसका मुझे सोल्यूशन करके दे दो बेटा। सोल्यूशन हम ऐसे लेंगे, थर्ड इक्वेशन, सर MnO4 लेंगे, -1 लेंगे, प्लस दूंगा बेटा ऑक्सिलेट आयन C2O4, पावर लिखूंगा बेटा -2। बताओ किस में कन्वर्ट होगा बेटा? सर ये तो बन जाएगा Mn+2, और C2O4 को बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। आई थिंक मैंने ये दिखाया था आपको C2O4। C2O4 जो होता है ऑक्सिलेट आयन इसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बन जाता है, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। सर अब क्या करना है? पहले एन फैक्टर लिखना है। इसका एन फैक्टर तो जबानी याद है, इसका जो एन फैक्टर होगा वो 5 होगा। अब इसका एन फैक्टर कितना होगा? इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 होगा, और यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगा। अब मैं ये चीज इस चैप्टर में नहीं सिखाऊंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए यूट्यूब पे एक वीडियो रखा हमारा ही, और वो है रेडॉक्स रिएक्शंस। अब वो पढ़ सकते हैं अलग से, लेकिन इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब कहेंगे सर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना, अभी नहीं चाहिए। अभी आप याद रखो ऐसे, +3 है, वहां बन गया +4। अब बता बेटा, +3 से कहां जा रहा है बेटा? +4। तो चेंज कितना हो रहा है? 1। लेकिन चेंज कितनों का हो रहा है? सर 2 एटम्स का हो रहा है। एक एटम का चेंज नहीं हो रहा, 2 एटम्स का चेंज हो रहा है। सर एक एटम का जो चेंज है वो 1 है, एक एटम का चेंज 1 है, लेकिन ऐसे कितने एटम है? 2। 2 कार्बन एटम्स का अलग अलग से चेंज होगा। तो एक कार्बन एटम का जो चेंज है वो 1 है, और 2 कार्बन एटम्स का जो चेंज होगा वो 2 होगा। तो एन फैक्टर होगा इसका 2। सर दोबारा वही करना पड़ेगा। हाँ दोबारा वही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सर इन दोनों के एन फैक्टर्स बराबर करने पड़ेंगे। सर बराबर कैसे करेंगे? अब देखो बेटा क्या है, अगर मैं इसको कुछ करूंगा तो इसको इसको दोनों को सेम करना है। सेम कैसे करेंगे? सर हम ऐसा कर सकते हैं, मैं ये 2 यहां मल्टीप्लाई करूंगा, 5 यहां मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इसको 2 मल्टीप्लाई करूंगा और इसको 5 मल्टीप्लाई करूंगा, उससे क्या होगा? 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10। तो हमारा जो इक्वेशन उससे बनेगा, वो इक्वेशन क्या बनेगा बेटा? इक्वेशन बनेगा MnO4-1। अब इस MnO4 को क्या मल्टीप्लाई किया? 2, तो ट्वाइस लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे बेटा? 5 टाइम्स C2O4-2। और राइट साइड में देखो क्या है बेटा? Mn है कि नहीं? Mn+2। अब Mn कितने हैं बेटा? 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। अब देखो कार्बन कितनी बार है? 5 इंटू 2 10, 10 टाइम्स है कार्बन, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 टाइम्स कार्बन। सर मसला तो दोबारा दिख रहा है। अब क्या मसला दिख रहा है? सर मसला यूं है कि मैग्नीज और कार्बन तो बैलेंस हो गए, सर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। जरा यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करो बेटा, कितने ऑक्सीजन है? 4 इंटू 2 कितने हो गए? 8 हो गए 8। और 5 इंटू 4 कितने हो गए? 20। इसमें 8 ऑक्सीजन एटम है, इसमें 20 ऑक्सीजन एटम है, टोटल हो गए 28 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है वो कितने ऑक्सीजन एटम है बेटा? वो 20 ऑक्सीजन एटम्स है यहाँ। तो अगर ये 20 ऑक्सीजन एटम्स हैं बेटा, इसको आप याद रखिए बेटा, इसको आप याद रखिए। ये ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? दे आर 20 ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे बेटा आप ऑक्सीजन एटम याद रखो, ये ऑक्सीजन एटम कितने हैं बेटा? दे आर 20 ऑक्सीजन एटम्स। तो 20 ऑक्सीजन एटम्स है यहाँ पे। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम काउंट करो बेटा, 28 है वहां पे ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 हो गया 20। तो यहाँ पे 20 ऑक्सीजन एटम है। बताओ किस साइड में ऑक्सीजन एटम्स की डिफिशियंसी है? यहाँ पे ऑक्सीजन एटम 28 है, वहां पे ऑक्सीजन एटम 20 है, तो यहाँ पे 8 ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे तो 8 कम भी है। अब हम क्या करेंगे? कमी कैसे पूरी करेंगे? वाटर से। ऑक्सीजन की कमी को वाटर से फिल किया जाता है। तो यहाँ पे 8 ऑक्सीजन एटम्स की कमी है, इससे हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे? हम यूज करेंगे बेटा 8 टाइम्स वाटर। 8 टाइम्स वाटर। सर 8 टाइम्स वाटर यूज करने से क्या होगा? यहाँ पे भी ऑक्सीजन एटम 28 बन जाएंगे,
यहाँ पे 20 थे ही और 8 और आएंगे, हो गए टोटल में कितने बेटा 28। तो 28 ऑक्सीजन एटम्स अपने आप आ जाएंगे। ठीक है बेटा। सर और एक प्रॉब्लम है ना फिर हाइड्रोजन का। सर वहां से हाइड्रोजन तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन जो है उनका नंबर है 8 इंटू 2 16। यहाँ पे 16 ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम है, लेकिन वहां पे हाइड्रोजन है ही नहीं। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे, उसके लिए ऐड करेंगे यहाँ से 16H+1। अब इन दो को कंबाइन करेंगे, विल गेट द बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या बनेगा बैलेंस्ड इक्वेशन, ट्वाइस MnO4-1 प्लस क्या लिखेंगे बेटा 5 टाइम्स C2O4-2 C2O4-2 प्लस 16 टाइम्स H+1 16 टाइम्स H+1। बताओ और क्या बनेगा बेटा ट्वाइस Mn+2 और क्या बनेगा बेटा 10 टाइम्स CO2 और उसके अलावा लास्ट में क्या बनेगा 8 टाइम्स वाटर 8 टाइम्स वाटर। ये आपका बनेगा बेटा नेट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा। अब मैं आपको न्यूट्रल मीडियम के रिएक्शन बताऊंगा, लेकिन करना खुद है, करना बिल्कुल ऐसे ही, सब पैटर्न सेम है बेटा। दो रिएक्शन आप न्यूट्रल के भी कर लेना। तो न्यूट्रल का आप क्या याद रखेंगे बेटा, मैं न्यूट्रल मीडियम लिख रहा हूँ। न्यूट्रल मीडियम अगर होगा, आप एग्जाम में ऐसे लिख लेना बेटा न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा। न्यूट्रल मीडियम में याद रखेंगे जो KMnO4 होता है, KMnO4 जो होता है MnO4-1 MnO4-1 जो होता है वो कन्वर्ट होता है बेटा Mn+4 में। किसमें कन्वर्ट होता है बेटा Mn+4 में। एक कंपाउंड भी याद रखना, फॉर एग्जांपल MnO2। MnO2 में जो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +4 होता है। जरा बेटा यहाँ बताए मुझे एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर कितना होगा। सर इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +7 और Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +4। अब देखिए +7 से कहां जा रहा है बेटा, ये +4 में कन्वर्ट हो रहा है। +7 से +4 कितना चेंज आ रहा है सर 4 आ रहा है। तो इसका जो एन फैक्टर होगा वो 4 होगा। अगर एन फैक्टर सॉरी 3 होगा इसका एन फैक्टर। अगर एन फैक्टर 3 होगा तो इसका इक्विवेलेंट मास जो आएगा वो आएगा m/3। तो कौन सा मीडियम में इक्विवेलेंट मास होगा m/3, वो होगा सर कौन सा मीडियम, न्यूट्रल मीडियम। अगर ये स्लाइटली बेसिक भी होगा वो भी यही है, स्लाइटली बेसिक में भी बेटा यही होता है, स्लाइटली बेसिक मीडियम में भी यही करना है। तो ये बनेगा इसका एन फैक्टर। अब ये इस मीडियम में क्या करेगा बेटा, इस मीडियम में याद रखना कि जो MnO4-1 है MnO4-1 वो खुद कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में। अब उसके अलावा ये क्या करेगा, उसके अलावा याद रखना ये क्या करेगा बेटा MnO4-1 Mn+2 में ये करेगा I-1 को कन्वर्ट, I-1 को ये कन्वर्ट करेगा बेटा IO3-1। लाइकवाइज याद रखना बेटा कि Cl-1 जो होगा तो आप Br लेंगे बेटा Br-1 को ये कन्वर्ट करेगा BrO3-1 में कन्वर्ट करेगा। तो ये दो रिएक्शन आप याद रखना। मैं एक रिएक्शन तो डेफिनेटली दिखाऊंगा, एक रिएक्शन आप खुद करेंगे। सर किसका रिएक्शन कराएंगे, MnO4 का रिएक्शन I-1 के साथ करा देंगे। तो रिएक्शन हम ऐसे लिखेंगे बेटा MnO4-1 इसका रिएक्शन करवाएंगे हम बेटा I-1 के साथ, I-1 के साथ। बताइए क्या बनेगा सर, एक तो बनेगा MnO2 और प्लस क्या बनेगा सर IO3-1 बनेगा IO3-1। ये MnO4 कन्वर्ट होगा MnO2 में, I-1 कन्वर्ट होगा IO3 में। सर यहाँ भी एन फैक्टर निकालना है, बिल्कुल निकालना है। बताइए इसका एन फैक्टर कितना है 3, इसका एन फैक्टर होगा बेटा 3। अब इसका एन फैक्टर कितना होगा सर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है -1, ये जो IO3-1 है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन जो है वो +5। तो आयोडीन कहां से जा रहा है बेटा -1 से कहां जा रहा है, -1 से +6 +5 जा रहा है, -1 से जा रहा है +5। अगर मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज द चेंज, क्या आप बता सकते हैं चेंज कितना हो, -1 से +5। सर चेंज तो 4 है, नहीं बेटा ऐसे चेंज नहीं निकाल। ये -1 से पहले ये 0 में जाएगा, फिर 0 से +1 +1 से +2 +3 +4 +5। तो ये पहले -1 से 0 जाएगा और 0 से जाएगा बेटा +5, 0 से +5 तक चेंज 5 आएगा और -1 से 0 तक चेंज 1 आएगा। 5 + 1 is 6। तो इसका जो एन फैक्टर बनेगा वो एन फैक्टर बनेगा बेटा 6, एन फैक्टर इज इक्वल टू 6। अब बोलेंगे सर मुझे नहीं आता है ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा इस बार इस टाइम पे यू आर नॉट इन ए कंडीशन टू रीड ऑल दीज ऑक्सीडेशन नंबर्स। फिर तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है, बट हम रेडॉक्स नहीं पढ़ा रहे बेटा। तो इसलिए आप इसके कुछ प्रॉपर्टीज है याद रखना। तो एन फैक्टर 6। सर आप क्या कर लेंगे, दोनों का एन फैक्टर सेम करेंगे या कुछ और करेंगे। बता बेटा क्या ये दोनों, क्या आप इन दोनों का रेशो निकाल सकते हैं 3:1 पहले बताओ पहले बताओ बेटा। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, नजर रखो। मैं इसको लिख सकता हूँ 3:1 और 3, इसको लिख सकता हूँ 3:2। तो ये 1 आएगा और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2। अब आपको दोनों को बराबर करना है। अब दोनों को बराबर कैसे करोगे, बता बेटा क्या करोगे, दोनों को कैसे बराबर करो, या पहले ऐसे कर लो आप जैसे आपको आता है, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा।
बता बेटा क्या करेंगे? सर ये जो 3 है ना, इस 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 6 बनेगा, बनेगा कि नहीं? तो अगर ये 6 बनेगा तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? 2 टाइम्स MnO4 माइनस 1 बनेगा कि नहीं? इसको कुछ भी मत करो, रहने दो ऐसे ही। तो प्लस क्या बनेगा बेटा? I माइनस 1 बताओ क्या बनेगा बेटा? तो 2 टाइम्स बनेगा MnO2, 2 टाइम्स MnO2 और बनेगा बेटा IO3 माइनस 1। अब बता बेटा, क्या आप खुद सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल वैसे ही करना है, कुछ डिफरेंट नहीं करना, बिल्कुल वैसे जैसे इससे पहले किया था वैसे ही करना। और लाइकवाइज ये वाला रिएक्शन भी आप खुद करेंगे, इस MnO4 को आप Br-1 के साथ रिएक्शन करा के आप बिल्कुल ऐसे इसका आंसर लिख सकते हैं, सेम आपको करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ऐसे आप इसको बैलेंस करोगे। दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ किसके बेटा? KMnO4। ठीक है, लास्ट वाला सवाल देख लेते हैं बेटा इसका। देखिए लास्ट वाला सवाल क्या है? व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? एंड राइट डाउन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड राइट डाउन इट्स एप्लीकेशंस। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, पहले मैं इसकी बात करूंगा थोड़ा बेटा। देखिए बेटा, लेंथेनाइड्स किनको बोलते हैं? लेंथेनाइड्स किनको कहा जाता है? देखो लेंथेनाइड्स क्या होता है, एक एलिमेंट है बेटा लेंथेनम, उसका एटॉमिक नंबर है 57। ठीक है बेटा, लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं, एक एलिमेंट आता है बेटा उसको सीरियम बोलते हैं बेटा, सीरियम सीरियम। लेंथेनम के बाद सीरियम आता है और इसका जो एटॉमिक नंबर होगा बेटा लेंथेनम सीरियम, और सीरियम के बाद हम चलेंगे चलेंगे कहां तक? लिट्यूशियम तक, Lu लिट्यूशियम है इसका नाम। लेंथेनम के बाद बेटा, लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे, लेंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स आएंगे, 14 एलिमेंट्स आएंगे लेंथेनम के बाद, जो 14 एलिमेंट्स आएंगे जिनका एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक होगा। कहां तक होगा बेटा? 58 से 71 तक। लेंथेनम के बाद आने वाले नेक्स्ट 14 एलिमेंट्स, ये टोटल में है बेटा 14 एलिमेंट्स, इन 14 एलिमेंट्स को हम नाम कहते हैं लेंथेनाइड्स। क्या नाम बोलते हैं बेटा? लेंथेनाइड्स। अब ये जो लेंथेनाइड्स होते हैं इनका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर, इनका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है वो है बेटा +3। तो ये जो लेंथेनाइड्स होते हैं, ये भी लेंथेनाइड है, ये भी लेंथेनाइड है, तो हम इसको लिखते ऐसे हैं, Ln पावर में लिखते हैं बेटा +3। Ln+3 का मतलब क्या है? लेंथेनाइड एलिमेंट, और उस लेंथेनाइड एलिमेंट पे जो चार्ज है वो है +3। इस ट्राइवैलेंट लेंथेनाइड आयन, ट्राइवैलेंट लेंथेनाइड आयन, उसको लिखना है Ln+3। अब इस लेंथेनाइड आयन को आप याद रखेंगे बेटा। देखो क्या है, इसमें जो पहला एलिमेंट आता है वो आता है सीरियम, Ce, मैंने लिखा सीरियम बेटा, पहला एलिमेंट में ले रहा हूँ बेटा सीरियम, सीरियम मैंने ले लिया +3। लाइकवाइज आगे आगे बढ़ेंगे आप तो इसमें एलिमेंट आएगा बेटा Yb+3, टीरबियम +3। आगे आगे और बढ़ेंगे तो लास्ट में आएगा लिट्यूशियम, लिट्यूशियम +3। अगर आप लेंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेंथेनाइड सीरीज में कहां जाएंगे बेटा? लेफ्ट टू राइट, जिसको आप कहते हैं बेटा अक्रॉस द सीरीज, अक्रॉस द सीरीज जाएंगे। लेंथेनाइड एलिमेंट्स में अगर हम अक्रॉस द सीरीज जाएंगे, अक्रॉस द सीरीज जाने से क्या होगा बेटा? जो पहला एलिमेंट होगा, पहला एलिमेंट होगा उसका साइज जितना भी है, लेट दिस बी इट्स साइज। जब हम आगे आगे जाएंगे बेटा लेंथेनाइड्स में आगे आगे, ये वाला जो टीरबियम होगा, टीरबियम, इसका साइज उस पहले वाले एलिमेंट के, सीरियम का साइज ज्यादा होगा, ये टीरबियम का साइज थोड़ा कम होगा, और जो लिट्यूशियम होगा इसका साइज इन तीनों में से सबसे कम होगा। तो अब बताओ, जब मैं इस सीरीज में लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं अक्रॉस द सीरीज, ये जो ट्राइवैलेंट आयंस ऑफ लेंथेनाइड्स है, क्या इनका साइज डिक्रीज हो रहा है या इनका साइज इंक्रीज हो रहा है? अक्रॉस द सीरीज क्या होगा? जो Ln+3 आयंस होंगे उनका जो साइज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, साइज डिक्रीजेस, साइज डिक्रीज कंटिन्यूअसली, साइज जो होगा वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो उसकी वजह से इसका साइज सबसे ज्यादा होगा, इसका साइज सबसे छोटा होगा। अब ये जो साइज डिक्रीज होना, साइज डिक्रीज होना, एज वी मूव अक्रॉस द लेंथेनाइड सीरीज, द डिक्रीज इन द साइज, द स्टेडीली डिक्रीज, धीरे धीरे डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनाइड आयंस अक्रॉस द लेंथेनाइड सीरीज, इट्स टर्म्ड एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको नाम कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में अगर मैं एक ग्राफ को प्लॉट करूंगा बेटा, ऐसे ग्राफ प्लॉट करूंगा, यहां से मैं क्या ले लूंगा बेटा? यहां से मैं Z लूंगा, Z विच इज एटॉमिक नंबर, और यहां से मैं दिखाऊंगा बेटा साइज, यहां से मैं साइज दिखाऊंगा। अब साइज किसका ज्यादा होगा? सर पहले जो एलिमेंट आएगा वो सीरियम आएगा, उसका साइज ज्यादा होगा, और जितना एटॉमिक नंबर आगे आगे बढ़ेगा, आगे आगे बढ़ेगा एटॉमिक नंबर, उतना साइज डिक्रीज होता जाएगा। तो ये जो ग्राफ होगा ये समवट ऐसा बनेगा। इसमें आप यहाँ पे सीरियम लिख सकते हैं और यहाँ पे आप ल्यूटीशियम लिख सकते हैं। तो Z बढ़ने से, एटॉमिक नंबर बढ़ने से देयर इज अ डिक्रीज इन साइज, और ये जो साइज में डिक्रीज हो रहा है
अगर आप इनमें डिफरेंस देखोगे कि सीरियम, इस सीजियम और ये जो लेंथ है ना ल्यूटिशियम है, इनके बीच का जो साइज डिफरेंस होगा, इनके बीच का जो साइज डिफरेंस है वो लगभग होगा 20 पाइकोमीटर का इनका डिफरेंस है। मतलब सीरियम और एलयू का जो साइज है उनमें जो डिफरेंस है वो 20 है। और ये टोटल एलिमेंट्स कितने रन कर रहे हैं वहां से यहां तक, ये टोटल एलिमेंट्स जो रन कर रहे हैं ये 14 एलिमेंट्स, ये 14 एलिमेंट्स यहां से यहां तक रन कर रहे हैं। तो 14 एलिमेंट्स में जो फर्स्ट और लास्ट वाला एलिमेंट है उनमें जो टोटल डिफरेंस है वो 20 का है। इसका मतलब ये साइज जो होगा ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा। अभी जो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है साइज, इसी डिक्रीज इन साइज को हम नाम कहते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। अब जरा बेटा इसको पढ़िए क्या लिखा है। द स्टेडी डिक्रीज इन आयनिक रेडियस ऑफ M+3 लेंथेनाइड कैटायंस। जो M+3 लेंथेनाइड कैटायंस है उनमें जो स्टेडी डिक्रीज इन साइज होगा अक्रॉस द सीरीज, अक्रॉस द सीरीज, उसको नाम कहते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। उसको हम क्या नाम कहते हैं बेटा, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। दूसरा, सर व्हाट इज द कॉज ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होता क्यों है। अब लेंथेनाइड क्यों कंट्रैक्शन क्यों होता है, नजर रखिए बेटा। जब आप सीरियम से ल्यूटिशियम जाएंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब जैसे आप एक एलिमेंट से 57 से 58 गए, 58 से 59, 60, 61, 62, 63, 64, जो ये इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ रहा है, ये किस में फिल हो रहा है, 4f इज फिल्ड, 4f इज बीइंग फिल्ड। इसमें जिस सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाता है वो जाता है बेटा 4f में। ये 4f जो होता है, 4f जो होता है इसका लार्ज साइज होता है, इसका लार्ज साइज होता है। लार्ज साइज की वजह से जो 4f ऑर्बिटल होता है इनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, मल्टीलोब्ड होता है, इनका साइज ज्यादा होता है। साइज ज्यादा होने की वजह से अगर इनमें आप इलेक्ट्रॉन पूरे भी भरेंगे 14 इलेक्ट्रॉन, तब भी इनकी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो कम होती है। और उस चार्ज डेंसिटी कम होने की वजह से इनका होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इन 4f इलेक्ट्रॉन्स का होता है कौन सा इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जिसको हम और एक नाम भी कहते हैं इम्परफेक्ट शील्डिंग। जिसको हम क्या नाम कहते हैं बेटा, इम्परफेक्ट शील्डिंग। किन की इम्परफेक्ट शील्डिंग होती है बेटा, 4f इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं f ब्लॉक्स एलिमेंट्स में, लेंथेनाइड्स में जो 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन को, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसको बचा ही नहीं पाते हैं न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से। ये न्यूक्लियस है, ये सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, और बीच में इलेक्ट्रॉन है 4f वाला। 4f वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल करना चाहिए। लेकिन 4f का अपना प्रॉब्लम है कि 4f जो होता है उसका साइज बड़ा होता है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन आप पूरे भर देंगे तब भी वो कंप्लीटली फिल, तब भी उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती क्योंकि साइज ज्यादा है। तो ये 4f वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा अंदर वाले, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा रिपेल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और उस अट्रैक्शन की वजह से जो शेल होता है उसका उसका कंट्रैक्शन हो जाता है, और उस कंट्रैक्शन को हम नाम कहते हैं बेटा लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का रीजन क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ 4f सबशेल। इनका, इनकी वजह से क्या होगा बेटा, पुअर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा इसको पढ़िए, पढ़िए क्या लिखा है। The lengthenide contraction is due to the imperfect shielding of one 4f electron by another in the same shell। कि ये जो 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक दूसरे को भी उतना रिपेल नहीं कर पाते हैं, और जो वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसको भी उतना रिपेल नहीं कर पाते हैं। उसके बाद क्या होगा, एज वी मूव अलोंग द लेंथेनाइड सीरीज, जितना हम लेंथेनाइड सीरीज में आगे आगे जाएंगे, द न्यूक्लियर चार्ज एंड द नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज बाय 1 यूनिट एट ईच स्टेप। देखो क्या मतलब है, जब आप इस सीरीज में सीरियम से जाएंगे ल्यूटिशियम, तो पहली बात है कि जड़ बढ़ेगा, जड़ बढ़ेगा, एटॉम नंबर बढ़ेगा, 58, 59, 60, 61, 62, तो जड़ बढ़ रहा है। लेकिन जड़ बढ़ रहा है, 4f में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जो एंटर हो जाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, 4f में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज डिक्रीज होगा, 4f में इलेक्ट्रॉन जाने से पुअर शील्डिंग हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा, ये डोमिनेंट फैक्टर होगा, इफेक्ट जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डोमिनेंट इफेक्ट होगा, उसकी वजह से साइज जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हर एक स्टेप पे क्या होगा, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड द नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज बाय 1 यूनिट एट ईच स्टेप। एक एक एलिमेंट के बाद बढ़ेगा, उसके साथ क्या होगा, हाउएवर ड्यू टू imperfect shielding of by 4f electrons, the effective nuclear charge increase causing a contraction in electron cloud of 4f subshell। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो क्या हो जाएगा, वो कंट्रैक्ट हो जाएगी, और उसकी वजह से जो साइज होगा वो साइज क्या हो जाएगा, वो साइज डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज द कॉज ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। अब उसके अलावा बेटा याद रखना, अगर आप वहां पे कॉज लिखेंगे, इट इज ड्यू टू द इम्परफेक्ट और पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, ये काफी है। लेकिन अगर इसमें मार्क्स कम होंगे, अगर 4 मार्क्स का 3 मार्क्स का सवाल आएगा, तो तब आपको थोड़ा सा लेंथी में आंसर थोड़ा लिखना पड़ सकता है, तो ऐसे आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए बेटा आप देखिए लास्ट क्या है,
कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से होगा क्या? देखो बेटा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, पहला लिखा है इसमें कॉन्सिक्वेंस बेसिटी ऑफ लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड्स। जो लेंथेनाइड्स होते हैं वो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। कौन कौन से हाइड्रोक्साइड्स? पहला एलिमेंट जो है वो ट्राई हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, COH3, दूसरा लिखूंगा मैं बेटा YbOH3, और तीसरा लिखूंगा मैं बेटा LuOH3, ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैंने 3 हाइड्रोक्साइड्स ले। इन 3 हाइड्रोक्साइड्स में आप मुझे बताइए बेटा किस किस आयन का साइज ज्यादा होगा? जो सीरियम है इसका साइज ज्यादा होगा, सीरियम का साइज ज्यादा होगा। जो YB है उसका साइज थोड़ा कम होगा उसके कंपैरिजन में, और जो ल्यूटेशियम है उसका साइज और भी कम। तो इन तीन में से सीरियम, YB एंड ल्यूटेशियम, लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे बेटा, तो इनका क्या होगा, इन कैटायंस का साइज, इस पे भी चार्ज है +3, इस पे भी चार्ज है +3, इस पे भी चार्ज है +3, तो इसका जो साइज होगा Ln+3 का जो साइज होगा, लेंथेनाइड आयन का जो साइज होगा, वो साइज क्या हो जाएगा बेटा, वो साइज डिक्रीज हो जाएगा, जिसको आपने लेंथेनाइड कंट्रैक्शन बोला। अब इससे होगा क्या, जिस कैटायन का साइज छोटा होगा उसका एनायन टाइटली बाउंड होगा। जिस कैटायन का साइज छोटा होगा, इस कैटायन का साइज छोटा है, इसके साथ OH- है, ये OH- को जल्दी नहीं छोड़ेगा। इस कैटायन का साइज ज्यादा है, अगर साइज ज्यादा होगा, मैं टर्म का नाम ले लूंगा जिस कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। ये कैटायन छोटा होगा, इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, ये एनायन OH- को अपने साथ टाइटली पकड़ लेगा, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा अपनी ओर। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा, उसकी वजह से ये LuOH जो होगा ये टूटेगा जल्दी नहीं। तो इसका जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो होगा लेस। तो ये वाला जो स्पीशी होगा इट इज लेस बेसिक। सर ये लेस बेसिक क्यों है? क्योंकि Ln+3 का जो साइज है वो छोटा है, ये एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो उसकी वजह से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा और जल्दी डिसोशिएट नहीं होगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो ये होगा, ये जल्दी डिसोशिएट होगा, ये जल्दी OH देगा, तो इससे ये वाला होगा मोर बेसिक। तो ये वाला जो होगा इट इज मोर बेसिक, और वो वाला क्या होगा, लेस बेसिक। तो बेसिक नेचर ऑफ लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड्स क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जो होगा, जो बेसिक कैरेक्टर ऑफ लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड्स होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। और आपको लिखना कैसे, याद रखो, size of due to lengthened contraction the size of Ln+3 ions decrease regularly with increase in atomic number from from lanthanum। आप lanthanum भी ले सकते हैं इसमें बेटा, LnOH3, lanthanum से continuously size decrease होगा to Lu, lanthanum hydroxide to lutetium hydroxide, as a result the basic nature of hydroxide is decrease regularly। तो बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड जो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होगा, पहला एप्लीकेशन ही है। दूसरा, ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, जो पीरियड सेकंड एलिमेंट, ये याद रखना बेटा, ये जो 4D और 5D सीरीज है, कौन से वाले बेटा, 4D एंड 5D सीरीज, इनकी प्रॉपर्टीज में रिजेम्बलेंस होता है, और वो रिजेम्बलेंस होता है बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। 4D एंड 5D सीरीज देखो क्या है, याद रखना, ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन सेकंड एंड थर्ड रोज ऑफ डी ब्लॉक, सेकंड एंड थर्ड रो ऑफ डी ब्लॉक होता है 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। एलिमेंट्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं आर क्वाइट क्लोज इन देयर प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज में रिजेम्बलेंस ज्यादा होता है, क्योंकि इनकी साइज जो होते हैं, साइज जो होते हैं बेटा, 4D और 5D का जो साइज होता है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। इनका साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में रिजेम्बलेंस होता है। और रिजेम्बलेंस क्यों होता है? क्योंकि 5D वाले एलिमेंट जो होते हैं इनमें एक फिनोमेनन होता है व्हिच इज कॉल्ड लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, वहां भी हम अभी नहीं जाएंगे, उसका भी हमें कुछ नहीं करना है। तो 5D सीरीज में लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है, इनका साइज 4D के बराबर होता है, उसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में मैच ज्यादा होता है। देखिए नेक्स्ट क्या है, ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन से क्या होगा बेटा, ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन दीज एलिमेंट्स ऑकर टुगेदर, जो लेंथेनाइड्स होते हैं ना, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से उनमें साइज में डिफरेंस कम होता है, और इसलिए ये क्या होता है, ये एक दूसरे के क्रिस्टलेट्स में एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जिस वक्त इनका क्रिस्टलाइजेशन होगा, लेंथेनाइड एलिमेंट्स एक साथ एक मिक्सचर बना सकते हैं इजीली, जैसे अलॉयज बनते हैं ना वैसे, क्योंकि इनके साइजेस में उतना डिफरेंस है ही नहीं, तो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट इजीली कर सकते हैं, तो एक ही साथ मिलते हैं, और उनको सेपरेट करना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर इनको सेपरेट करेंगे भी तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करना होता है, आयन एक्सचेंज मेथड्स यूज करने होते हैं, व्हिच आर डिफिकल्ट मेथड, एडवांस्ड मेथड्स यूज करने होते हैं। और उसके बाद क्या रखेंगे लास्ट में बेटा, ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन देयर इज अ रेगुलर डिक्रीज इन देयर टेंडेंसी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। जब आप कहां से जाएंगे बेटा, एलएन से जाएंगे सीरियम, सीरियम से जाएंगे आप यूटेरियम तक जाएंगे आप, वाईबी से आप जाएंगे लुटेशियम। इनमें जो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा वो देगा लेंथेनम, लेकिन ये जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि इसका साइज कम होगा तो जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, लेकिन ये जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर ये जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा इसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा, अगर ये जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा इसका रिड्यूसिंग पावर कम होगा, तो रिड्यूस होने की जो टेंडेंसी होगी वो लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी।
तो ये आप एप्लीकेशंस लिखेंगे। एटलीस्ट पहले वाले 3 एप्लीकेशन तो आपको डेफिनेटली लिखने ही पड़ेंगे, फर्स्ट 3 एप्लीकेशंस, और बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, तो दिस वाज ऑल अबाउट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये बहुत चैप्टर इजी है, ऐसे पढ़ना जैसे मैंने पढ़ा है, इंशाल्लाह इसमें से क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। सो आई विश यू ऑल द very best. Thank you so much for being with us. अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो do write to us in the comments. I'll be waiting for your comments. I'll read all the comments जो भी आप वहां पे पोस्ट करते हैं। ठीक है बेटा, so thank you so much, all the best.